नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में 2 दिनों में बड़ी सुगबुगाहट हो रही है वैकेंसीज को लेकर के। मामा पता नहीं कैसे जाग गए। जागना पड़ता ही क्योंकि चुनाव आ गए हैं और अभी स्टूडेंट्स का आंदोलन भी चल रहा है, तो थोड़ी आंशिक सफलता हमारे इस आंदोलन की हो सकती है, जो पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं बेरोजगारों द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक, तो हालांकि पद तो 3 लाख खाली, लेकिन आए इस पोस्ट के लिए मात्र 78 के आसपास पोस्ट है, तो थोड़ी सी फुहार आई ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एमपीपी भी मतलब अपना चलता फिरता नाम व्यापम ने ग्रेड 2 सब ग्रेड 2 अकाउंटेंट्स के लिए कुछ पोस्ट निकाली हुई है। तो उसका सिलेबस क्या होगा, कब पेपर होगा, कैसे तैयारी करें, नोट्स वगैरह सारी बातें हम चर्चा करूंगा इस बारे में। ठीक, तो इस लेक्चर में चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक, अभी पोस्ट निकली है ग्रेड 2 सब ग्रेड 2 सहायक लेखा अधिकारी, लेखपाल, उप अंकेक्षक और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती है। सहायक लेखा मतलब कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, लेखापाल अकाउंट्स ऑफिसर हो जाएगा पास में, या सब ऑडिटर हो जाएगा, या ऐसी कुछ पोस्ट हैं। उन सब के लिए यहाँ भर्तियां निकाली गई हैं। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 8/10/2022 से, मतलब कि 8 अक्टूबर से भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22/10, मतलब की बात करेंगे यहाँ पर 22 अक्टूबर की। बीच में आप लोग कुछ संशोधन करना चाहें तो कर सकते हैं, 8/10 से लेकर के यहाँ पर 27/10 तक में, तो कुछ आपका एक्स्ट्रा जिस दिन फॉर्म भरे उस दिन से संशोधन स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर जो होगा 18-19 नवंबर 2022 को होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं दिया हुआ है। 8 से भरा जाएगा, 1 महीने बाद ये पेपर ले लेगा, 18 एवं 19 नवंबर 2022 को ये पेपर लिया जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे भैया, इस पूरे पोस्ट के लिए जो फॉर्म एग्जामिनेशन शुल्क रहेगा वो आपका अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500, और SC ST OBC दिव्यांगजन और इनके लिए बात करें तो ये आपका 250 रुपए रहेगा। बैकलॉग की जो भर्ती होंगी, सीधी भर्ती बैकलॉग, इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अब चलते हैं यहाँ पर मैं, आवेदन भरते समय यदि आप ऑनलाइन भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, आप घर बैठे हुए, यदि आप फोटो वैसी बनी हुई सारी चीज निश्चित अनुरूप में है तो, ये आप जाकर के एमपी ऑनलाइन में क्यूज सेंटर में जाकर जमा कर सकते हैं, उसके माध्यम से भर सकते हैं। पेपर जो होगा उसको देख लेते हैं, और साथ साथ में 18 एवं 19 नवंबर को होगा। दो पाली में पेपर होने वाला है, हालांकि लगातार चलेगा। तो एक तरीके से बात करें तो पहले रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर एक रहेगा। और सेकंड वाले पॉइंट जो आपका सेकंड जो फेज रहेगा उसमें रहेगा, फेज नहीं बोलेंगे, दूसरी पाली, मतलब एक व्यक्ति का एक टाइम पेपर होगा, दूसरे टाइम पे नहीं। तो दिन में 2 टाइम पेपर होंगे अलग अलग लोगों के, है ना, जैसे व्यापम हमेशा लेता है। और एक बार मतलब 2:30 से लेकर के 5:30 तक 3 घंटे का, तो इस प्रकार से पेपर लिया जाएगा। चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है और क्या कहानी है, पूरी पूरी एक एक करके बिंदुवार रूप से। ये आया हुआ है आयोग का नोटिफिकेशन। आप एमपीपीएससी से एमपी व्यापम या एमपीपीबी की साइट पर जाकर के डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप रूल बुक डाउनलोड करिएगा। उस रूल बुक में ये सारा सिलेबस और सारी कहानी दी होती है, पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न भी दिया होता है। तो यहाँ टिप्पणी कही गई भी, अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है, पहली बात कही गई। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर मूल पहचान पत्र जो होता है पास में, एक तरीके से मतदाता पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट यदि बना हुआ है तो वो एक तरीके से यहाँ पर रहेगा। अगला, अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिकाओं में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड छाया प्रति आदि लाना भी अनिवार्य होगा। तो जो लाएंगे उसकी आप करें, एक तरीके से मूल भी लेकर आए और आप यहाँ फोटोकॉपी भी लेकर जाए। यहाँ पर में परीक्षा में प्रवेश के समय एक परीक्षा के दौरान बहुत सारी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। पिछले बार ये बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या आई थी, तो जब पेपर रहे तो जो लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि लोग जो खेतों में काम करते हैं तो उनके जिस तरीके से जो आपका हाथ है वो थोड़ा खराब हो जाता है, बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, इसलिए नुकसान दिक्कत हो जाती है। तो 8-10 दिन पहले से ऐसे काम आप बंद कर दें खेतों में, या फिर मजदूरी कार्य जो लोग हम लोग, क्योंकि बहुत अलग अलग परिस्थितियों से लोग कार्य कर रहे हैं। और ऐसा घर में चाकू अगर चलाने वाली जो महिला वर्ग है वो भी ध्यान रखें कि चाकू बिल्कुल गलती से भी आपके हाथ में ना लगे। एक कहानी, जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं। एक तरीके से आधार को अनलॉक कराना रहेगा, इसकी कोई कहानी नहीं है, आपका सबका तो अनलॉक ही है ना। परीक्षाओं को परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, और इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। लेट बिल्कुल ना जाए, पहले टाइम पहुंच जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, ये सब पर नकल पर्चा पूर्णतः वर्जित है। ठीक, एक तरीके से अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र आप कर सकते हैं ऑनलाइन, अपने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उसे संभाल कर रखें सब चीजों को। परीक्षा केंद्र पर आवेदक काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल हेतु
मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र लेकर आना है। तो पेन लेकर जाना, कौन सा? काला बॉल पॉइंट पेन, इनके अलावा ब्लू कोई नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक, ऐसी बात करें अगला, उम्मीदवारों का ये सारी बात कर दी गई है, बाद की ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी, जो भी हमारे पास पदों के लिए रहेंगे उनके लिए। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया, भारिया, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिए अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित नियम पुस्तिका के अनुरूप आवेदन की भरने की अंतिम तिथि तक पीबी को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक प्रेषित करना होगा। मतलब यहाँ बात कहे गए हैं कि जो हमारी प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, बैगा, भारिया, सहारिया, इनके लिए कुछ यहाँ क्या है, चूंकि कुछ विशेष यहाँ छूट दी जाती है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, आप पीबी ना भेज करके क्या करेंगे, आप यहाँ पर में जो संबंधित विभाग है अकाउंट डिपार्टमेंट, वहां आप प्रेषित करेंगे। यदि आप पीबी को प्रेषित करते हैं तो इसका कोई मान्यता नहीं रहेगी, ये बात है, क्योंकि इनको आपका एक बैकलॉग की भर्ती में थोड़ा इसको पहुंचाना पड़ता है। नियम पुस्तिका प्रारूप में थी, में अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति बैगा, जो अपने पास है बैगा, भारिया, सहारिया के अभ्यर्थी को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा में हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा ये वाले अपने संबंधित सभी कंडिकाएं विलोपित मान्य होंगी। अब बात करें पास विशेष आदिम जनजाति समुदाय के लिए यहाँ पर एक अलग व्यवस्था कही गई है। फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म भरने के साथ साथ यहाँ पर आपको एक तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने की बात कही गई है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर में डायरेक्ट एंट्री होती है, एग्जामिनेशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पर आपको पेपर देना पड़ेगा और बाकी सारी बात यहाँ आ जाती है। तो जो पुराने कुछ नियम बनाए गए उनको करिएगा प्रश्न में विलोपित कर दिया जाएगा। अब चलते हैं साहब, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक, ये कुछ इन्होंने कहानी बताई हुई है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात रहेगी हमारे पास, ये काम का है और ये वाले काम का है ना, कौन सा पाठ्यक्रम होने वाला है, 4 का, ये काम का। बहुत लंबी बात रहेगी, थोड़ा सा आराम से आप इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे संक्षिप्त नाम, तो कोई काम का नहीं है, मध्य कनिष्ठ सेवा संयुक्त अहर्ता परीक्षा नियम 2013, ठीक, ये लागू हो जाएंगे प्रवृत्ति की तारीख से। और नियुक्ति प्राधिकारी हो गया, न्यूनतम आहार अंग हो गए हैं, जो नए सरकार, राज्यपाल, संस्था की बात करें कनिष्ठ सेवा में, यहाँ पर मैं ठीक, ये भी कोई काम का नहीं है अपना, ठीक, छोड़ दो। ये सब परिभाषा इनकी दी गई हैं, अपन को यहाँ चर्चा नहीं करना है, मतलब आराम से आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, है ना। मैं इसकी पीडीएफ पहुंचा भी दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम में। अहकारी अंग, बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थी की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस योजना हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% और SC, ST, OBC और निःसंगजन अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। ये बात कही गई है, ध्यान रखें यहाँ पर मैं कितना, 40%। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से 50% मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन, इसे ये पासिंग मार्क्स माना जाएगा। ठीक, यदि आप ओबीसी के हैं तो 40, SC, ST के हैं तो 40 आपको लाना पड़ेगा। ठीक, तो जो पास में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी 10% की छूट दी गई है, ये भी ईडब्ल्यूएस के लिए भी है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% की छूट है। तो केवल अनारक्षित के लिए ध्यान रखें, पास में 50% रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं सूची बनाई जाएगी, वो बात अलग रहेगी। और अगला यहाँ पर मैं नेक्स्ट चलते हैं, विस्तार सारी बात कर दी गई है। सेवा समूह समान प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल में संशोधित प्रपत्र क्रमांक के अकॉर्डिंग ये सारी बातें कही गई हैं, है ना, एक तरीके से पॉइंट अपना आ जाएगा। अब सेवा समूह कौन कौन से हैं, तो सेवा समूह का नाम है समूह 2, उप समूह 2, मतलब ग्रेड 2, सब ग्रेड 2 कहलाता है ये। इसमें आपका सहायक लेखा अधिकारी और ये 3rd श्रेणी की हमारे पास ये आते हैं, इसमें आपके पास में अलग अलग भर्तियों की बात कही गई है ये। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ पर मैं अलग अलग पोस्ट वार रूप से क्या यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो देखेंगे यहाँ पर मैं इसमें पूरे एक तरीके से प्रश्न पत्र रहेगा, एक समय अवधि रहेगी 3 घंटे की, कुल अंक रहेंगे 200 और कुल प्रश्न रहेंगे 200। या पार्ट ए में रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, समान अंग्रेजी, गणित, समानता की योग्यता, समान विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, मतलब कि जो जनरल नॉलेज होता है, हिंदी रहेगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस में रहेगा और कंप्यूटर रहेगा इसमें।
पहले बीच में कभी कभी प्रबंध डाल देता है, लेकिन इस बार नहीं है। और अगला यहाँ पर पार्ट बी में संबंधित विषय आधारित प्रश्न होंगे। संबंधित विषय जनरली ये सारे आपके बीकॉम से रिलेटेड हैं, तो जो कॉमर्स वाले हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पूछ जाएंगे। 100 क्वेश्चन, तो दो टोटल रहेंगे 200 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। दोनों में इंडिविजुअल आपको पास करना है, 50-50 मिनिमम लाना है आपको यहाँ पर। मैं ऐसा नहीं कि इसमें आपने अपने 80 ले आए, इसमें पास में 30 आ रहे हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। मैं नेक्स्ट, अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियम के उपबंध के अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यवसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। जो भी यहाँ पर मैं जब आप आवेदन करेंगे तो ये आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला हुआ है, टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको भरना होगा। इस प्रकार योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र के अनिवार्य रूप से यहाँ करना होगा। और इनके लिए कुछ हमारे पास अर्हताएं होंगी, बात कही गई है। अभ्यर्थियों के विभिन्न विभागों संबंधित भर्ती नियमों के अधीन में वांछनीय विषय में स्नातक उत्तीर्ण की बात कही गई है। और थोड़ी बहुत और हमारे पास में जो चीजें हम निजी चर्चा करने वाले हैं। आयु सीमा की बात करेंगे, 18 साल से 40 साल तक रहेगी, ध्यान रखेंगे। और इनके अलावा जो हमारे अन्य प्रकार के जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 45 वर्ष तक की सीमा की गई है। ठीक है ना। और कुछ आपका कहीं कहीं पर जो भी संशोधन दिए जाते हैं उन पर भी इस बात को ध्यान रखा जाएगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग के मैं अपने, हाँ, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 18 सितंबर 2022 को ये किया गया था, तो 3 साल का अतिरिक्त यहाँ पर मैं क्या किया गया है, लाभ दिया गया 3 साल का अतिरिक्त। तो मतलब कि भैया ये मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए खास करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 से हो जाएगा 48 ये, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 40 की बजाय में 43 हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, 3 वर्षों की और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो ये मैंने हालांकि पहले चर्चा किया था। परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह आबकारी जेल ये तो अपने है ही नहीं अभी फिलहाल में, तो छोड़ दो इसको। तो 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, मैंने जो बताया वैसी सेम सेम रहेगी। अभ्यर्थियों की गणना जो मध्यप्रदेश के आवेदक उनके लिए 1 जनवरी 2022 से निर्धारित की जाएगी। 1 जनवरी 2022 को 18 साल हो चुके हैं तो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022, मतलब पिछले जो अपना जनवरी से काउंट किया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट अगला चलते हैं। यहाँ पर मैं खुली प्रतियोगिता वाले पदों के लिए 18 से 40 हो चुके हैं। और जो हमारे पास में SC ST OBC की बात करें पास में, तो इसमें 45 18 से 45 चूंकि 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाता है, +3 यहाँ हो जाएगा, तो 43 और 48 यहाँ पहुंच जाएगा। छोड़ो ये, इनमें सबके लिए मध्यप्रदेश जिनका रोजगार में आपका जीवित पंजीयन है उनको लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। मध्यप्रदेश के स्थायी निवासक हेतु प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें हैं, तो बात करें यहाँ पर में क्या क्या दी जाएगा। तो अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों को संवर्ग में थोड़ा सा आपका छूट यहाँ मिल जाएगी। आयु सीमा की 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अंतर जाति विभाग में, है ना। और विक्रम पुरस्कार वालों को 5 साल की छूट रहेगी, वो 40 में काउंट करेगा। और किसी भी स्थिति में 48 नहीं होने वाली, नहीं तो आपको बोले यार नहीं 48 में और एक्स्ट्रा 5, बिल्कुल नहीं होने वाला, वो आपका 40 से काउंट किया जाता है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं की जाएगी। ठीक, आयु सीमा के बाद में ठीक छोड़ दो, बस इतनी कहानी यहाँ तक रहने वाली है, बाकी अपनी कोई काम की नहीं आने वाला है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी बात कही, लेकिन वो भी अपना 48 साल ही रहेगा, है ना। ठीक, अब आते हैं नीचे। नेक्स्ट, यहां से कोई काम का तो नहीं है। आवेदन आप लोग कैसे भरेंगे उसकी बात कही गई है। बोर्ड एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन या जैसा कि पीवी मंडल द्वारा निर्देशित किया जाए प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में बोर्ड के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए, ये बात कही गई है इसमें। तो जब यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसकी बाद की बात कहेगी, आवेदन फॉर्म इन सबके भरने के बाद में नियम नियत अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे। और बोर्ड अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का उत्तरदायी नहीं होगा। बैगा सहारिया भारिया अभ्यर्थी हेतु भी बात ये कही गई मुख्य रूप से। अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा, वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा। अभ्यर्थी प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए भी उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। जो भी पास क्वालिफिकेशन है वो रहेगा, तो 2 से 3 ग्रेड में भी भर सकता है पेपर। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक आवेदन फॉर्म जमा करने होंगे और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक पृथक उपस्थित होने का एक तरीके से ये करेगा। पीवी द्वारा परिणाम की घोषणा, तो सारी बात कर दी गई यहाँ पर, मैं कोई बात नहीं, अपन छोड़ दो इसको। परिणाम तो जैसे देते हैं वैसे देंगे वो लोग। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे। इनमें से कोई काम की बात नहीं है।
आपको कोई चीज ना आए समझ में तो पूछ सकते हैं आप कभी भी। यहाँ पर मैं मध्यप्रदेश में आरक्षण मिलेगा कैसा, तो 24 दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग जो दिया जा रहा है वो 20%, आपका एसटी को 16%, एससी को, ओबीसी को मिलेगा 27% और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10%, और बाकी सब रहेंगे यहाँ पर कौन सा, अपने एक तरीके से नाम मिल जाएगा अपना कौन सा अनारक्षित के लिए। परंतु जिला स्तर के पदों पर समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। तो जिला स्तर के पद में रोस्टर प्रणाली लागू होगी, बाकी में नहीं। ठीक, ये आपकी जानकारी और है कहाँ मिल जाएगी पास में, GAD.mp.gv.in में, जो अपना समान प्रशासन विभाग की साइट वहां मिल जाएगा, है ना। अब चले क्षेत्रीय आरक्षण। तो ये क्षेत्रीय आरक्षण के बारे में बात कही गई, यहाँ कोई इसमें किसके लिए होता है क्षेत्रीय बात करेंगे, तो जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए दृष्टिकोण से बात कही गई और महिलाओं के लिए। तो मध्यप्रदेश में 17 नवंबर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशिष्ट बंद किया गया है। इसमें कोई बात नहीं जिसमें क्लीन सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती प्रक्रम पर समस्त पदों वन विभाग को छोड़कर के 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, और उक्त आरक्षण समस्त स्तर और प्रभागवार होंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज होंगे, ध्यान रखना है, सम स्तर और यहाँ पर में कंपार्टमेंट वाइज रहेंगे। मतलब ये पोस्ट इधर से उधर नहीं जाएंगी, ये वाली पोस्ट उधर से उधर नहीं जाएंगी, जिस श्रेणी का व्यक्ति है उसी में भरा जाएगा। ऐसे ही सेम दिव्यांगजन की बात भी कही गई है। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कहानी पर में, तो छोड़ो इसको, अपन चलते हैं आगे। आराम से बैठ के पढ़िएगा, मैं सिलेबस पर चर्चा कर देता हूँ, ज्यादा काम की बात है ना। ठीक, ये आया आपका विभागवार रिक्त पदों की विवरण दिया गया है। जैसे ही बात करेंगे सीधी भर्ती में कितने पद आ रहे हैं भैया हमारे पास में, तो 59 पद हैं। कितने आ रहे हैं यहाँ पर में, ये अनारक्षित के हैं 18, ईडब्ल्यूएस के हैं 7, अनुसूचित जाति के हैं 8 और अनुसूचित जाति के हैं 11, ओबीसी के हैं 15, टोटल 59 पोस्ट। संविदा में आ रहे हैं कितने, 4, 1 और 1, टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर में है संविदा के दृष्टिकोण से। ठीक, अगली बात करेंगे सीधी भर्ती बैकलॉग के रिक्त पद की बात करें तो यहां पर आ रहे हैं 7 पद। ठीक, ये यहां दिए हुए हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज भोपाल, ये एक तरीके से विभाग का नाम है, यहीं पर अपने सारी बातें प्रदान करना पड़ेगा। ये इसमें 1 पोस्ट है और लेखापाल का पद यहां दिया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम जो अकाउंटेंट वहां चाहिए, तो वहां पर चाहिए कितने, 2 पोस्ट खाली हैं, वो भी लेखापाल की हैं। अगली बात करेंगे ये अकार्यपालिक प्रकार की है ना, कार्यपालिका कार्यपालिक ध्यान रखेंगे। स्वराज संस्थान संचालय, इसमें आपका 3 पोस्ट खाली हैं, लेखापाल की, अकाउंटेंट की। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में है 5 पोस्ट खाली और 4, तो 4 सीधी भर्ती की वरिष्ठ लेखापाल, और सीधी भर्ती में पास में वरिष्ठ लेखापाल यहाँ पर में 20% संविदा कर्मियों के लिए रखा गया है। तो 1 और 1 यहाँ पर टोटल तो गिनी चुनी पोस्ट निकालें, क्या यहाँ पर में इतना लिखना 20% और। कार्यालय नगर पालिका निगम सतना में सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर में कैशियर का पद खाली है, सहायक लेखापाल का 1, यहाँ पर मैं जनरल के लिए, बाकी पर टोटल देखा 4 पोस्ट खाली है ना, 6 यहाँ टोटल पोस्ट आती है। यहाँ नगर पालिका निगम कटनी में 8 पोस्ट है और 7 पोस्ट। इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट यहाँ जिले वाइज भी मिल जाती है नगर पालिका में, या अन्य प्रकार के विभाग में भी दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टोटल भरेंगे। यहाँ देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पोस्ट की सारी कहानी उन्होंने प्रस्तुत कर दी। अब भैया नीचे अलग अलग में क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है वो, तो पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती लेखापाल 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अकार्यपालिक प्रकार का एक पद है, इसमें 5200 से 20200 1900 का ग्रेड पे लगेगा। ठीक, और बात करें यहाँ पर में क्या होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो कॉमर्स, यहाँ बीकॉम में यहाँ बात कही गई है, वाणिज्य संकाय में 50% अंकों के साथ स्नातक, और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा, पीजीडीसीए या डीसीए। हम जब बीकॉम करते तो हमें लगता है कि भाई बीकॉम वाले बेकाम हो गए हैं, एक प्रकार से बेकाम, कोई काम के नहीं है, इनकी पोस्टें निकलती हैं कभी, यहाँ पर बहुत पहले निकली थी एक पोस्ट, उसके बाद अब निकल रही है। तो ये बीकॉम वाले बेकाम नहीं है भैया, कुछ पोस्ट आई यहाँ पर 72-75 के आसपास में, थोड़ा बहुत छीटा मिला हुआ है, तो बेकाम ना माने अपने आप को, ठीक है ना। तो वाणिज्य संकाय में 50% होना चाहिए मिनिमम, और आपका यहाँ बीकॉम एक तरीके बात करेंगे, और ये डीसीए पीडीसीए इस पोस्ट के लिए होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड वाला पोस्ट, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम अरेरा हिल्स भोपाल में निकली हुई पोस्ट है, उसके लिए बात करेंगे। कुल 8 पद हैं लेखापाल के, सीधी भर्ती के लिए गए कार्यपालिक के। इसमें आपका ये जो पोस्ट है उनका विवरण दिया गया है, जैसे कि सब कहानी अलग अलग तरीके से। यहाँ पर में देखें हम लोग तो इनका 5200 से 20200 मतलब 2800 ग्रेड पे है। मैं जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ था उसके बराबर ग्रेड पे इसका है, बताओ थर्ड में एमपीपीएससी ने व्यापम ले रहा है। अब बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम, शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होती है पास बीकॉम, लेकिन कहां पर भैया फर्स्ट ग्रेड में होना चाहिए, और साथ साथ में
टैली का अनुभव भी हो, 1 साल का कार्य अनुभव टैली पर हो जाना चाहिए। तो टैली का कार्य अनुभव मान्यता प्राप्त संस्थान से टैली का 1 वर्ष का कार्य अनुभव, क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट है तो अच्छा पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो ये 2 चीज रिक्वायरमेंट हो गई हैं। अगली बात करेंगे, नेक्स्ट नीचे मिल जाएगा स्वराज संचालनालय भोपाल। इसमें आए हुए हैं कुल 1 पद है कार्यपालिक। इसमें चाहिए आपका 25,000 से आपका इसमें सीधा सीधा देख रखा, सीधी भर्ती है कार्यपालिक। यहाँ पर मैं ग्रेड में दिया, वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और लेखा कार्य करने में अनुभव दिया गया है। कितने वर्ष का अनुभव नहीं पूछा हुआ है। अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत काम कर लेते तो अच्छी बात है। यह ध्यान रखेंगे उपाधि होना चाहिए स्नातक की बीकॉम, कितने भी परसेंट के साथ, 3rd ग्रेड में भी चल जाएगा, ठीक है ना, बीकॉम होना चाहिए, बस हो गया, परसेंटेज नहीं बोला उसने। अगला यहां आता है नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 4 मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में है वरिष्ठ लेखापाल। कुल 3 पद यहां दिए गए हैं और इनमें आपका 28,000 से 91,000 तक का पेमेंट ग्रेड है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए भैया, 55% साथ बीकॉम होना चाहिए, 55% साथ में। ठीक, यहाँ रिक्वायरमेंट डाल दिया है इन्होंने। अरे भाई सबकी एक जैसे रख लेते यार, बीकॉम सबका एक जैसा, बस यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते कि टैली चाहिए नहीं चाहिए। वरिष्ठ लेखापाल है तो 55% वो आया, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ लेखापाल में कम से कम 1 साल का अनुभव रख लेते, वहां नहीं रखे यहाँ पर मैं। एक जैसा मतलब एक रूपता ही नहीं है इन लोगों में, क्या चाहते हैं भगवान जाने। वरिष्ठ लेखापाल इसका देख लो, इसमें आगे कितने पर में 1 पद है, 28,700 से 91,300 तक का पेमेंट रहेगा भैया आप लोगों का। और इसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, एक पोस्ट निकली टोटल जनरल की, इसमें 55% इसमें होना चाहिए। ठीक, अगला आता है विभाग का उक्त पद कार्यपालिक स्तर का है जो बैगा सहारिया और भारिया अभ्यर्थियों की भर्ती के उपरांत शून्य हो सकता है। मतलब यदि ये लोग पहले मिल जाएं तो इनको यहां भर लेगा, यदि नहीं मिले तो फिर बाकी किसी से भर्ती की जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ पर मैं कौन सा पोस्ट कोड 5 की बात कर रहा है। अगला चलते हैं नेक्स्ट, कार्यालय नगर पालिका निगम सतना में। यहां पर मैं टोटल 4 पोस्ट खाली हैं कैशियर सहायक लेखापाल की। यहां पर ध्यान रखेंगे 25,300 से 80,500 तक का पेमेंट मिलेगा, लेवल 6 का। मान्यता प्राप्त संस्थान से कॉमर्स विषय में स्नातक और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, तो कंप्यूटर सबको चलाते आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात करेंगे, नीचे पोस्ट दी हुई है कौन सी वाली, पोस्ट कोड 7 नगर पालिका निगम कटनी में। यहां पर 1 पोस्ट खाली है और यहां पर मैं बीकॉम हो और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो। ये परीक्षा कब संचालित हो जाती है, कहां हो जाती है, ये नहीं पता है। मैं सर्च कर रहा था, ये जानकारी नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कब की बात पता नहीं, ये इसी की बात नहीं कर रहे जो अपन पेपर लेने वाले हैं उसका, है ना, लेकिन ये कैसे डाल देगा फिलहाल में। दूसरा कैशियर सहायक लेखापाल, ये मिल जाती है, यहाँ पर 2 पद है यहाँ पर इसी वाले पार्ट पर में। ठीक, 25,300 से 80,500 तक में लेवल 6 और कॉमर्स विषय में स्नातक, कितने परसेंट साथ नहीं मामले रख रहा है, और ये कंप्यूटर का ज्ञान हो, बस हो गया, बीकॉम प्लस कंप्यूटर ज्ञान। नगर पालिका निगम रीवा में यहाँ पद है 1 सहायक लेखा अधिकारी के। यहाँ पर मैं 3600 का ग्रेड पे भाई, सहायक लेखा अधिकारी, बहुत बढ़िया पोस्ट यहाँ पर में। और यहाँ बीकॉम हो और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो, पता नहीं, यहाँ टोटल देखा जाए तो 1 पद के लिए। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जाएगा कार्यपालिका कार्यालय नगर पालिका निगम ग्वालियर में। यहाँ पर है कौन सा का सहायक लेखा अधिकारी, 1 पद यहाँ पर में है, 3600 का ग्रेड पे अच्छा खासा यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं लेखा परीक्षा मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहिए प्लस आपका बीकॉम होना चाहिए। ठीक, ये लेखा परीक्षा की कहानी मैं थोड़ा चेक करके एक आध दिन आपको पास वीडियो रखूंगा, कब क्या होता कब नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ पोस्टें निकलती थी, अपन लोग ध्यान ही नहीं देते आज तक में, अपन ने बीकॉम किए हैं। नेक्स्ट सहायक लेखा अधिकारी 1 पद यहाँ पर में है प्लस मानता, इसमें तो 36,000 से 11 अच्छा खासा पेमेंट है, लेकिन बीकॉम प्लस वही लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट चल जाते हैं अगला, पोस्ट कोड 12 के लिए आपका यहाँ पर कैशियर और सहायक लेखापाल की बात की हुई है, 3 पद यहाँ पर रहेंगे और इसमें यहाँ पर मैं लेवल 6 का रखा हुआ है, मतलब 25 से आपका 80,500 तक में, बीकॉम प्लस यहाँ पर मैं कंप्यूटर का ज्ञान, खत्म। अब चलते हैं आगे भैया नेक्स्ट, यहां पर मैं अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में कुछ पोस्ट मंगाई हुई है, कनिष्ठ लेखा अधिकारी जूनियर मतलब अकाउंट्स ऑफिसर बोला हुआ, 7 पद यहां पर में है और ये केवल क्या होना चाहिए भैया, ग्रेजुएट होना चाहिए। 43,000 की पेमेंट यहां देंगे सीधे सीधे। एक अकार्यपालिक संविदा भर्ती है। दूसरी बात करेंगे पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल में है, यहाँ पर आपका सीधी भर्ती लेखा सहायक अकाउंट्स असिस्टेंट की है, 2 पद यहाँ खाली है। ठीक, लेवल 6 25,000 से आपका 80,500 वाला पोस्ट है।
बीकॉम प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि वांछनीय टैली तथा टैक्सेशन में 1 वर्ष का कार्यभाव। ये मतलब यार क्या टैली करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि क्या भैया, तो ये बात करेंगे ये एक्चुअल में है क्या आपका डीसीए या पीजीडीसीए 1 वर्ष का, डीसीए या पीजीडीसीए ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है ना। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये होता है ना ये वाला, और टैली और टैक्सेशन का 1 वर्ष का कार्य होना चाहिए यहाँ पर ये वाले पोस्ट में। कार्य अनुभव पोस्ट कितनी है 2, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, आयुक्त सहकारिता और पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इनमें यहाँ पर है कौन सा उप अंकेक्षक, कुल 19 पद हैं, केवल इसी में अच्छे पद आए हैं। 19 पद में यहाँ पर मैं 25,000 से अपना 80,500 तक का पेमेंट मिलेगा। इसमें देखोगे आपका केवल बीकॉम होना चाहिए आपको, बस ये बात कही गई है। उप अंकेक्षक है ना, सब ऑडिटर इसे कह सकते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर पोस्ट कोड 16 उप अंकेक्षक मतलब सब ऑडिटर फिर से है, 5 पोस्ट यहाँ रहेंगी। और फिर उसके बाद इसमें दिया कौन सा का मान्यता प्राप्त विद्यालय से बीकॉम होना चाहिए। देखो ये सारी बात जरूरी है क्योंकि आप लोग पढ़ते हो नहीं, फिर पूछते सर इसका कैसा इसका कैसा, एक बार पढ़ लेने दो फिर मैं सिलेबस और नोट्स बताऊंगा है ना। अगला बैकलॉग भर्ती उप अंकेक्षक 7 पद यहाँ पर में है, इसमें आपके पास में बात करेंगे ये भी आपका बीकॉम मांगा हुआ है, 17 पोस्ट कोड रहेगी। इस प्रकार से ये पोस्ट कोड हमारी हुई कंप्लीट 17 टोटल पोस्ट के अकॉर्डिंग में। अब आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 70 समथिंग आपका 8 के समथिंग पोस्ट आ रही हैं, उसको आराम से आप समझिएगा, चीजों को एक बार पढ़िएगा जरूर अपने हिसाब से, जब भी कोई समस्या आए तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जामिनेशन परीक्षा संचालन के संबंध में नियम निर्देश गए हैं, एक तरीके से सारी बात यहाँ कर दी गई है। न्यूनतम अर्हता यहाँ पर पहले आपका आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, आवेदन पत्र भरने की तिथि के पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर हम यहाँ बीकॉम में लास्ट ईयर में है भर दें क्या, नहीं ये नहीं हो पाएंगे, कंप्लीट होना चाहिए डिग्री यहाँ पर बात करें तो है ना। बोले पीजीडीसी का लास्ट सेम चल रहा है सर भर दे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं भर पाओगे आप लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। एज भी बात करें तो भैया 18 का ये चल रहा है, नहीं 1 जनवरी 2022 को 18 कंप्लीट हो गया है तो ठीक, 2 जनवरी 2022 का भी जन्मदिन है, 2 जनवरी का भी, तो आप काउंट नहीं होंगे क्योंकि आप 18 से कम हो जाएंगे। ठीक, ये सारी बात कही गई। यहाँ पर क्या क्या ले जाना है, काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ब्लू पेन नहीं ले जाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये सारी बात यहाँ कर दी गई है। कैलकुलेटर फिल्टर अलाउड नहीं है क्योंकि आपका अकाउंट का पेपर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक आप अकाउंट का पेपर करते थे बीकॉम में, आप टैक्सेशन क्वेश्चन करते थे तो अकाउंट में उसमें क्या दिया जाता था को, कैलकुलेटर दिया जाता था, साइंटिफिक वाला अलाउड नहीं है बाकी और। लेकिन एक पेपर बीच में हुआ तो उसमें शायद उन्होंने अलाउ किया था, कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मीद कम है कि आपको अलाउड करे, लेकिन बिल्कुल नहीं रहने वाला, आप तैयार रहेगा, बिना किसी प्रकार के आपको कैलकुलेटर के जाना है। तो टैक्सेशन के क्वेश्चन, अकाउंट से क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपको बिना अपना कैलकुलेटर के करना है, ठीक है ना। अगला ये परीक्षा यहाँ प्रदान की सुविधाएं, ये सारी बात कर दी है भी, यहाँ पर कौन सा ठीक कोई विशेष सहायता नहीं है ना, छोड़ो। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 60 मिनट मिलेगा, ठीक, ध्यान रखिए। यहाँ पे हमने टोटल कहानी इसकी दी गई है और प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा, वो वाली भी कर दी गई, कोई विशेष नहीं है इसमें। मूल्यांकन पद्धति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर मैं सामने जो आपका थंबनेल आता है उसी में देते क्या होगी नेगेटिव मार्किंग, भैया नहीं होगी। एमबीबीएससी बहुत कम जगह पर या व्यापम बहुत कम जगह पर नेगेटिव मार्किंग रखता है, ठीक है ना, तो क्या होगी नहीं होगी ऐसे बात पूरी स्पष्ट लिखा करना है, फालतू बच्चों की व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी लग देते हैं अपन लोग के बारे में। नॉर्मलाइजेशन आज तक जीवन में किसी को समझ नहीं आया तो मैं भी आपको समझ नहीं सकता हूं। इनकी पद्धति ये फॉर्मूला जरूर दे रहा है ये वाला, लेकिन ना इनको समझ में आ रहा होगा ना किसी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक, ये चूंकि जो स्टैटिक्स करने वाले लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग में जाता है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर में डेविएशन का कुछ फॉर्मूला यहाँ लग जाता है, हाँ ठीक। अब चलते हैं प्रश्न पत्र के संबंध में सारी कहानियां, अनुचित साधन बता दिया गया है। नेक्स्ट नीचे जाओ। इन्होंने सिलेबस की बात नहीं की है शायद, क्या देख लेते हैं एक बार, चर्चा कर लेते हैं भैया। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दिया हुआ है, ये भी दे दिया इसने, ठीक है। ग्वालियर सेंटर, सेंटर यहां रहेंगे 5, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सतना, बस। हाँ सिलेबस ये है, देखिएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, गणित आएगी, अंग्रेजी आएगी, रीजनिंग है, साइंस है। अरे भैया कॉमर्स वालों के पेपर में साइंस क्यों दे रहा है यार, एमपी रख देते, कुछ और हिस्ट्री मिस्ट्री रख देते, लेकिन गजब ये लोग भी। कंप्यूटर ज्ञान है, ठीक ध्यान रखेंगे।
और यहां पर संबंधित विषय का आपको अर्हता 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक, कुल 200 क्वेश्चन रहेंगे। यह खंड व में क्या क्या पूछेगा, लेखांकन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स रिलेटेड चीजें रहेंगी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहां पर दिया गया है, एक पहला बात, लागत नियंत्रण, लागत प्रक्रिया, लीफो फीफो मेथड जो होती है वाली, लागत लेखांकन जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग है, लागत मात्रा लाभ संबंध या निर्णय की बात करेंगे पास में, ये बजटरी प्रणाली क्या है, प्रमाप लागत होती है पास में, ये सारी चीजें। अंकेक्षण में ऑडिटिंग, जो भी ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपसे पूछ जाएंगे। इनके अलावा पास में जो कंपनी का एक तरीके से अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस होती है, प्रतिवेदन कैसे आएगा, वो सारी बात यहाँ कही गई है, और आयकर की बात कही गई है। इनका मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीजें है ना, क्योंकि ये आईसीएआई अकाउंटिंग जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला होता है, वो मटेरियल को थोड़ा बहुत डालता है, उससे अपन चर्चा कर, वहां से अपन मटेरियल निकाल के आपको दूंगा, और बाकी चीजें यहाँ वहां से जो आपको थोड़ा बहुत मिल जाए तो मैं इसको आपको निकाल करके प्रोवाइड करूंगा। अपने चैनल पर ही क्लास लेने वाला हूँ, यदि आपको मिल जाए चीजें तो, क्योंकि मैं खुद बीकॉम हूँ, अपना आईसीआईएस सीए में थोड़ा बहुत अपना इंटर पास जो सीपीसीटी पास है, फाउंडेशन तक दिया हुआ है सब कुछ, तो बहुत सारा इसका नॉलेज अच्छा खासा है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन यहाँ पूछ जाएंगे, तो उसके आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेगी, लॉ के जो मतलब इनकम टैक्स में एक्ट खास करके याद रखेंगे, कर मुक्त आय एवं सकल कुल आय से कटौतियां क्या अपने पास में होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पूछ जाएंगे आप लोगों से। और भारतीय संविधान, अच्छा इनके अलावा जो अकाउंट से रिलेटेड और जो ऑफिसर्स हैं उनको मैं बुलाऊंगा जो पहले इसी प्रकार के एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। भारतीय संविधान, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पंचायती राज नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे, मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक। लोक प्रशासन से प्रश्न यहाँ पूछेगा इसी वाले पार्ट पर में। वित्तीय प्रशासन की अवधारणा, बजट की प्रक्रिया, उसकी भूमिका, निष्पादन, बजट शून्य आधारित प्रणाली, विधायी नियंत्रण, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, ये सारी बात यहाँ रहेगी। राज्य प्रशासन रहेगा, इसमें मध्य प्रदेश के प्रशासन में विधायी एवं वित्तीय नियंत्रण, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समितियां और लोक उद्यम समितियां, जिला कलेक्टर की भूमिका, तहसीलदार इनके सबकी भूमिका, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय इनकी सबकी भूमिका, ये वाली सारी कही गई है अपने, वो रिलेटेड रहेगा। ये किसका भी है तो बात करें, ये सिलेबस दिया है पार्ट बी का, पार्ट बी का सिलेबस है, मतलब पार्ट बी में एक हो गया यूनिट 1 अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, पार्ट जो यूनिट 2 है उसमें आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिट 3 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है। इनके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे तो राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है यहाँ पर मैं। इनके बाद चलेंगे तो यहाँ जाए कौन सा, हाँ 5 यूनिट टोटल रखी हुई, 4 यूनिट सॉरी, तो 4 यूनिट के अकॉर्डिंग आप चीजों को तैयार करिएगा, है ना। ये सिलेबस हमारा है, जिनको चाहिएगा तो मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इनकी ऑलरेडी अवेलेबल जहां जहां से अवेलेबल है वो चीजें, ठीक। क्वेश्चन पुराने जो आ चुके हैं तो एक्जेक्टली बहुत सारे पेपर तो हमारे हुए नहीं है, तो पुराने कहीं से खोजबीन कर मैं लेकर आऊंगा और चीजों को आपकी कवर कराऊंगा। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है इंग्लिश में, चूंकि बीकॉम वाले बहुत सारे इंग्लिश में भी जानकार रखते हैं, तो वही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये रखा हुआ है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग इनकम टैक्स रिलेटेड है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्वालिटी बेनिफिट्स जो है, जो आईसीडब्ल्यू करते हैं उनको भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। सीडब्ल्यू जो कहलाता है वाला, है ना, ठीक। इसमें बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स कॉस्ट जाएगा, ऑडिट की बात करेंगे, प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क, ये असेसमेंट, ये सारी चीजें इसमें रिलेट कर जाएगी। इनकम टैक्स रिलेटेड आपके कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड चीजें हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक। तो तैयार रहिएगा इसके लिए प्रॉपर, आप लोग बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आगे चल के। तो ये सिलेबस आपने समझा, अब जो भी आपको डाउट आए तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो सिलेबस की कहानी आपको मैंने समझाया, बाकी चीजें आपको समझाई हुई है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है मंथनशाला, उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, नहीं तो कॉन्टेक्ट नंबर भी मिला हुआ पास में, यहां जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8982744794। क्लास की व्यवस्थाओं के कारण मैं आपका फोन नहीं उठा पाऊंगा, तो आप केवल व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप में सर ये फलानी चीज चाहिए, यदि हो सके तो पर्सनल कराए, तो मेरे पास रहेगा तो मैं आपको पर्सनल करा दूंगा, नहीं तो मैं लिख के पहुंचा दूंगा ये नहीं है, आप वहां से या यहाँ से आप देख लीजिएगा, लिंक वगैरह पहुंच सकते हो भाई, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक। तो ये दोनों बात रहेंगी। इनके अलावा अब बात यह है कि ये सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए खास करके जो 11th की और जो 12th की कुछ किताबें थी, आप उनको अकाउंटिंग वाली उसको आप पढ़ लीजिएगा। इनकम टैक्स क्योंकि यहां नहीं आती है, अंकेक्षण यहां नहीं आता है, तो बीकॉम खास करके आपने पढ़ा हो बीकॉम में, वो आप उसको पढ़ेंगे। बीकॉम का थोड़ा थोड़ा जो इनकम टैक्स की किताबों में रद्दी जम चुकी है उसको आप जरूर पढ़ लेंगे बीकॉम की, है ना। बीकॉम की किताबों में अंकेक्षण है और ये वाला टॉपिक है। बाकी ये इधर वाले टॉपिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ये तो आपको अभी कुछ दिनों में ही मिल जाएंगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लोक प्रशासन अभी मिल जाएगा आपको यहाँ पर में, बाकी चीजें अभी आपको कुछ समय मिल जाएंगी, इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। ठीक, तो आज की क्लास अपनी यहाँ तक है।
जो भी डाउट हो पूछिएगा आप लोग बिल्कुल। तो सारे डाउट्स यहाँ आपको मैंने लगभग कोशिश किया सॉल्व करने की। तो अच्छी बात है, तैयारी में लग जाए। मात्र 1 महीना यहाँ आपको मिलेगा, फॉर्म भरने के बाद में तो और कम टाइम मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। तो लगेगा अरे अब तो पेपर होने वाला है, आप यहाँ पर ना उसका वेट मत करिएगा यार, एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलो अपनी क्लास यहाँ तक, मिलते हैं आगे।